Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammed Sana, consultant neurosurgeon. Today we will discuss about the management of spine trauma. कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कलीग्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो हैं एक स्पाइन ट्रामा के मैनेजमेंट के बारे में जो सिंपल प्रोटोकॉल्स है वो हमें गाइड करें ताकि हमें आसानी हो। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने कोलीग्स के लिए जो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए और जो इमरजेंसी फिजिशियंस होते हैं या हाउस ऑफिसर्स उनके लिए बना रहा हूँ ताकि सिंपल जो है स्पाइन ट्रामा की मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, उसके बारे में गाइड कर सकूँ। कोई भी ट्रामा पेशेंट्स हो, चाहे हेड इंजरी के पेशेंट्स हो, स्पाइन ट्रामा के पेशेंट्स हों या कोई भी ट्रामा हो, ट्रामा के लिए इंटरनेशनली एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ATLS का प्रोटोकॉल। तो हम इसमें जो है सबसे पहले जो है पहले फॉलो किया जाता था A, B एंड C, यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफॉर्मिटी एंड एक्सपोजर। तो इसमें भी हमसे वही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, लेकिन इसमें A+C होता है कि एयरवे के साथ हम सर्वाइकल स्पाइन की इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो हाउ टू इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन एंड वाई टू इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, बिकॉज वी डोंट नो कि सर्वाइकल स्पाइन में क्या ट्रामा है। तो जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं कि इनमें सर्वाइकल ट्रामा हो सकता है या कोई सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, तो हम उनको इनिशियली या फर्स्ट ट्राई करेंगे कि हम उसको इमोबिलाइज करें टू प्रिवेंट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या नर्व रूट इंजरीज। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनमें हाँ स्पाइन ट्रामा हो सकता है। तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल हो कि कोई कहीं ऊपर से गिर गए हैं, या जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होता है, या जो किसी दीवार से था 10 to 14 फीट से वो अगर उनका फॉल है तो हम उसको सस्पेक्टेड केस में रख सकते हैं कि हाँ इसमें स्पाइन ट्रामा हो सकता है। या तो जो डिविंग के पेशेंट्स होते हैं कि वो किसी नहर में उन्होंने छलांग लगाई है या स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है, तो उनमें भी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है। जैसे सी साइड पे अंदर जो है कोई स्टोन हो सकता है, उससे स्टक होने की वजह से सर्वाइकल स्पाइन में, डोर्सल या लंबर स्पाइन में कहीं भी कोई इंजरी हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसके अलावा जो है हिस्ट्री में जो है हमें ये जो पेशेंट हैं जिनमें हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी जो पेशेंट्स हैं उनमें मोस्टली जो है 60 to 70% चांसेस होते हैं कि उसमें स्पाइन ट्रामा भी हो। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट इफ़ ही इज़ नॉट फुली ओरिएंट, उसको जो है प्रॉपर GCS नहीं है, वो फुली ओरिएंटेड नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो हम उसको भी जो है सस्पिशियस में रखेंगे कि हाँ इन पेशेंट्स में भी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो है पेशेंट जो है उसको माइनर ट्रामा है, कोई इतना सीवियर ट्रामा नहीं है, लेकिन उसको जो है कोई लोकलाइज्ड वो बता रहा है कि मुझे स्पाइन के किसी एरिया में बता रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है या टॉर्सल में या लोअर में पेन हो रहा है, तो हम उसको भी सस्पेक्टेड केस में रखेंगे। हाँ इसमें भी जो है स्पाइन ट्रामा है, तो उसमें भी हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं तो उसमें जो है डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ जैसे ओसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर माइनर फॉल हो तो उसमें भी कोई डेफिसिट वगैरह मिलता है, तो वो पेशेंट्स भी में भी उनमें भी कॉर्ड इंजरी के चांसेस हों। तो इन सब में जो है पेशेंट्स में वही ATLS का प्रोटोकॉल फॉलो होगा कि सबसे पहले हम पेशेंट का एयरवे सिक्योर करेंगे। एयरवे सिक्योर में अगर नॉर्मल तो हम उसका ऑक्सीजनेशन वगैरह करेंगे, लेकिन अगर उसकी जो है सेचुरेशन डिक्रीज़ हो रही है और पेशेंट को इंट्यूबेशन की नीड है, तो उसके लिए हम जो है कोशिश कीजिए कि किसी सीनियर टेक्नीशियंस, सीनियर ICU टेक्नीशियंस जिसको एक्सपीरियंस हो इंट्यूबेशन का, उसको, या अगर हमारे पास क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है तो हम उसको रिकमेंड करें कि वो इंट्यूबेट करें। और जब इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो विथ लिटिल ट्राई के नेक में मोबिलाइजेशन हो, जैसे नेक में मोबिलिटी हो और ज़्यादा एक्सटेंशन ना हो। दूसरे ऑप्शन ये होते हैं, इसमें बेहतर होता है कि हम नेजोट्रेकियल intubation, it is a better option as compared to orotracheal intubation for these suspected cervical spine trauma patients. तीसरे नंबर पे जो है आपको पूछते हैं कि क्रिकोथोराइडेक्टोमी या ट्रेकियोस्टोमी। हाँ ये ऑप्शन है, लेकिन इसको हमें रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को सर्वाइकल फ्रैक्चर है या कोई है तो हमें एंटीरियर अगर हम अप्रोच सर्जरी के फ्यूचर में जा रहे हैं तो उसमें हमें मुश्किल हो सकती है। तो आप ट्रेकियोस्टोमी या क्रिकोथोराइडेक्टोमी को अवॉइड करें, प्रीफर करें कि नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन है तो सीनियर टेक्नीशियन या एनेस्थेटिस्ट से करवाएं। उसके बाद जो है सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन में, सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन अगर हम फील्ड में हैं, कहीं आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटअप में हैं, रोड साइड पे हैं, या जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे हैं, तो हमें सिंपल से
2 ब्लॉक्स लेके सर जो है नेक के दोनों साइड पे रख के 3 इंचेस वाली टेप से उनको स्टक कर दें और पीछे जो है पेशेंट को एक सुपाइन डैशबोर्ड पे वो करके पेशेंट को किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर या जो है जहाँ पे न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए। और आप अगर इमरजेंसी में पेशेंट लैंड करता है तो आप उसको पेशेंट को उसी स्टेटस में रखना है, उसी में आपके जो है एग्जामिनेशन करना है, उसमें एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को एसेस करना है। तो इसमें ब्रीदिंग में हम देखते हैं कि अगर पेशेंट में एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होती है तो हो सकता है कि पेशेंट को अपर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, अपर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में C3, C4, C5 नर्व के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो C3, C4, C5 जो होती हैं नर्व ऑफ द इंस्पायरेशन डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है। ऐसे पेशेंट में भी हमें वेंटिलेटर की नीड पड़ सकती है। लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जो है वो नर्व जो है स्पेयर्ड होती हैं डायफ्राम की, तो हमें वेंटिलेटर की ऐसा नीड नहीं पड़ती। लेकिन ये पेशेंट जो है इनमें इंटरकोस्टल मसल जो है वो वीक हो जाती हैं, पैरालिसिस हो सकती है। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं उनकी पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सिर्फ हम ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रीदिंग के बाद जो है सर्कुलेशन के लिए हम पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो सर्वाइकल स्पाइन ट्रामा या सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन ट्रामा में अर्ली फ्लूइड रिससिटेशन से अवॉइड कीजिए। इन पेशेंट में मोस्टली जो है हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया जो होता है सिम्पैथेक्टोमी की वजह से होता है, तो इनमें प्रीफर किया जाता है कि हम प्रेशर से दें। और डोपामिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, फिनाल्फ्रेन से अवॉइड किया जाता है ताकि वो और हाइपोटेंशन करवाता है। जब हम डोपामिन दे देते हैं उसके जो हार्ट रेट बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम फ्लूइड रिससिटेट करते हैं नॉर्मल सेलाइन से। हार्ट रेट जो है अगर फ्लूइड रिससिटेशन से नॉर्मल नहीं आता तो हम उसमें एट्रोपिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर होता है, जो भी हमें इंजरीज़ हैं वो कर देते हैं, कोई डिफॉर्मिटी है तो हम उसमें GCS वगैरह देख लेते हैं। जब भी हमारा प्रॉपर ATLS प्रोटोकॉल हो जाता है तो हम उसमें एग्जामिनेशन में सिंपल एग्जामिनेशन में हमें प्रोक्सिमल पावर्स देखनी है तो हम उसे कहेंगे कि हैंड को एलिवेट करें, और डिस्टल हैंड्स में हम फिंगर्स मूव करने के लिए कहेंगे कि आस्क द पेशेंट तो मूव द फिंगर्स। लोअर लिम्स में हम कहेंगे कि आप लेग को एलिवेट करें, तो उसमें हमें प्रोक्सिमल पावर्स का पता चल जाता है, और फुट की जो फिंगर्स मूव करने से हमें डिस्टल पावर का एक जनरल रिव्यू हो जाता है। उसके बाद जो है पेशेंट को जो हम जो है अगर सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लैट लिप या कॉलर या कोई हार्ड कॉलर होता है, डिफरेंट आते हैं, वो हमें यूज़ करने होते हैं। तो उनकी साइज़ का पूछा, कुछ फ्रेंड्स ने साइज़ का पूछा था कि क्या साइज़ होती हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो ये इसमें स्मॉल साइज़ होता है, मॉडरेट साइज़ होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। तो वो पेशेंट की नेक के हिसाब से होता है जो उनके सूट करते हैं वो हम उसके करते हैं। जब पेशेंट की प्राइमरी ATLS प्रोटोकॉल हो जाता है तो फिर हम पेशेंट को प्रॉपर इमेजिंग के लिए भेजते हैं, जिसमें प्राइमरी जो है लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सरेज होते हैं। जब वो आ जाते हैं, अगर कोई सस्पेक्ट होता है तो बोन की पैथोलॉजी को देखने के लिए हम जो है फर्दर जो है CT स्कैन करते हैं। अगर किसी सर्जरी के लिए जाना है तो CT स्कैन 3D रिकन्स्ट्रक्शन होता है, और अगर कोई डेफिसिट वगैरह मिलता है तो उसमें हम MRI की तरफ जाते हैं। इन पेशेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिम्पैथेक्टोमी होता है तो टेम्परेचर लॉस के पोइक्लोथर्म्स होते हैं, तो इसमें हम कूल ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा इनमें फोलीस पेशेंट्स को हम पास करते हैं ताकि यूरिनरी डिटेंशन वगैरह हो तो हम उसको प्रिवेंट करें, और इसमें एनजी सेक्शन भी करते हैं क्योंकि इन पेशेंट में एस्पिरेशन का भी चांसेस ज़्यादा होता है। लोअर जो स्पाइन है जिसमें ज़्यादा जो कंसर्न है ट्रामा में वो होता है कॉर्ड आइकोनस सिंड्रोम, कि कोई फ्रैक्चर से कॉर्ड आइकोनस सिंड्रोम तो नहीं करा रहा। तो जब लोअर स्पाइन के ट्रामा होता है तो हमें प्रॉपर जो है मायोटोमल एग्जामिनेशन करनी होती है, हर लेवल पे हमें एग्जामिनेशन करनी होती है। फिर पेरिनियल सेंसेशन भी प्रॉपरली चेक करनी होती है, एनल टोन प्रॉपर चेक करनी होती है। उसके बाद जो है पिन प्रिक सेंसेशन वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास CT स्कैन या MRI अवेलेबल होता है तो फिर हम उसको आप जो है उसको जो है न्यूरोसर्जन की तरफ रेफ़र कर दें फर्दर मैनेजमेंट में। इसमें जो है स्टीरॉयड का जो लिटरेचर में है एक कंट्रोवर्शियल रोल है कि कुछ कहते हैं कि हाँ इसमें हम स्टीरॉयड दे सकते हैं, लेकिन जब कोई न्यूरोलॉजिक डेफिसिट हो, और कुछ जो है वो कहते हैं कि स्टीरॉयड आप ना दें क्योंकि उससे हीलिंग जो है इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर हम स्टीरॉयड देते हैं आप तो अगर कोई न्यूरोलॉजिक डेफिसिट आपको सीवियर लग रहा है तो आप इसमें स्टीरॉयड दे सकते हैं, और इसमें जो पेरिफेरल स्टीरॉयड होता है वो मिथाइलपेरिडोसोन होता है, ठीक है। थैंक यू।